हेलो दोस्तों, स्टडी विद कॉन्सेप्ट के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज का जो हमारा टॉपिक है वो मुगल कालीन प्रशासन से संबंधित है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से मुगल कालीन प्रशासकों के बारे में देख लिया था। यदि आप लोगों में से जिन्होंने भी उस वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार जा कर के देख लीजिए, क्योंकि जितने भी स्टेट विशेष के एग्ज़ाम होते हैं प्लस आपका यूपीपी हुआ प्लस आपका रेलवे हुआ, तो इन सारे एग्ज़ामों में काफ़ी हेल्पफुल होगा ये वीडियो। तो आइए इसी के साथ हम आते हैं अपने टॉपिक पे। तो मुगल कालीन प्रशासन में मीर बख्शी कौन होता था? तो ये सैन्य विभाग का प्रधान होता था और सरखत नामक प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने का पावर इसी के पास होता था। जैसे कि यदि हम वर्तमान से जोड़ करके देखें तो जैसे जितने भी बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, जैसे कि आप सपोज पोस्टल डिपार्टमेंट को ही ले लीजिए, तो पोस्टल डिपार्टमेंट में क्या होता है कि जो एसएसपी होते हैं वो यदि किसी बिल पर सिग्नेचर करेंगे तो ही वो बिल पास होता है। तो ठीक उसी प्रकार से सरखत नामक प्रमाण पत्र पर जब ये हस्ताक्षर करता था मीर बख्शी, तो ही वो आगे जाता था या पास होता था। सैनिकों का मासिक वेतन निर्धारित करने का पावर इसी के पास होता था और प्रांतों के बख्शी इसके नियंत्रण में रहते थे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर नियंत्रण में रहते थे। भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण करने का भी अधिकार इसी के पास था और सैन्य विभाग के वेतन के लिए उत्तरदायी भी मीर बख्शी ही होता था। तो यहाँ पर जैसे कि आपको पता है कि यूपी पीसीएस का भी पैटर्न बदल रहा है। तो अब जो वन लाइनर क्वेश्चन है वो अब आपके स्टेटमेंट में कॉन्सेप्ट बेस पर पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब इससे संबंधित 4 पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। पांचवा भी इम्पॉर्टेंट ही है, क्योंकि यहाँ पर स्टेटमेंट में आपको या तो चारों दे देगा कि इनमें से, पांचों दे देगा कि इनमें से मीर बख्शी के पास कौन कौन से पावर होते थे, नीचे कर देगा ये उपयुक्त सभी या इनमें से कोई नहीं, जो भी हो ऐसे करके आपका एक साथ बना देगा बीपीएससी में। हालांकि यहाँ तो 5 ऑप्शन होते हैं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक, ऐसे बना देगा। और यूपीपीसीएस में आपका एक ही दे देगा स्टेटमेंट, 2-3 इससे रिलेटेड, और फिर आपको पूछ लेगा कि केवल ये पावर होता था, 1 2 3 होता था, या 1 2 3 4 होता था, 1 2 3 4 5 उपयुक्त सभी। तो इस तरीके से आप इसको ध्यान रख लीजिएगा। या यहाँ पर प्रांतों के जो बख्शी हैं वो मीर बख्शी के नियंत्रण में रहते थे, तो यहाँ पर कुछ और कोट कर देगा, किसी और अधिकारी को ला करके यहाँ पर जो पद होते थे मुगल कालीन प्रशासन के दौरान उनमें से किसी एक को ला करके यहाँ पर कोट कर देगा कि जो प्रांतों के बख्शी होते थे वो इसके नियंत्रण में होते थे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो ये 4 पॉइंट 5 पॉइंट आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। अगला है घुड़सवार सैनिक। इनमें 2 प्रकार के लोग होते थे, एक होता था अहदी और दूसरा होता था दाखिली। तो अहदी जो होता था वो बादशाह के द्वारा नियुक्त सैनिक होता था और ये अहदी बादशाह के अंगरक्षक के रूप में कार्य करता था। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है। दाखिली ये भी बादशाह के द्वारा ही भर्ती सैनिक होता था, लेकिन ये मनसबदारों की सेवा में रहता था। तो यहाँ पर अ से अहदी और अ से बादशाह के अंगरक्षक, यानी अहदी अंगरक्षक। तो इस प्रकार से आप इसको याद कर लीजिएगा। और दाखिली यह बादशाह द्वारा भर्ती सैनिक तो था, लेकिन ये मनसबदारों की सेवा में रहता था। मनसबदारी व्यवस्था, इसमें कुल 33 वर्ग होते थे, बस इतना ध्यान रखिएगा, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है कि अकबर द्वारा अपने शासनकाल के 40वें वर्ष में जात एवं सवार नामक दोहरी व्यवस्था लागू की गई थी। तो अकबर के शासनकाल के कौन से वर्ष में? तो 40वें वर्ष में। मनसबदारी व्यवस्था में 3 प्रकार के मनसबदार होते थे। जो पहला कोटि का होता था, पहली कोटि या कह सकते हैं उच्च कोटि का, तो वो जात के अनुरूप उसको सवार दिया जाता था। दूसरी कोटि का जो था उसके आधे सवार दिए जाते थे और तीसरे कोटि का जो था उससे आधे से भी कम सवार दिए जाते थे। सवार पद जात पद से कभी ऊपर नहीं हो सकता था, यानी जात पद सीनियर था और सवार पद उसका जूनियर था। ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आ जाते हैं सिक्के पे। तो टकसालों में सोने, चांदी एवं तांबे के सिक्कों की ढलाई होती थी। देखिए यहाँ पर भी आपको कंफ्यूज कर देगा कि जो मुगल कालीन टकसालें थीं उनमें सोने, चांदी, केवल सोने एवं चांदी के सिक्के की ढलाई की जाती थी, या कर देगा कि केवल तांबे के सिक्कों की ढलाई की जाती थी, या कर देगा इनमें से चांदी एवं तांबे के सिक्के की ढलाई की जाती थी। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर तीनों की ढलाई होती थी, सोना भी, चांदी भी और तांबा भी।
और मुगल कालीन प्रशासन में जो दरोगा था, दरोगा ये टकसालों का अधिकारी होता था, टकसालों का अधिकारी होता था। कौन? तो दरोगा। अकबर द्वारा राम सीता की आकृतियों वाले सिक्के चलाए गए और राम सिया देवनागरी लेख से युक्त सिक्के इसी के द्वारा चलाए गए। राम सिया यानी देवनागरी लिपि में ये सिक्का था राम सीता की आकृतियों वाला, जो कि अकबर के द्वारा चलाया गया था। अकबर के द्वारा दाम सिक्का भी चलाया गया था जो तांबे का होता था। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि दाम का जो सिक्का होता है वो तांबे से निर्मित सिक्का होता था और रुपए के 40वें भाग के बराबर होता था ये तांबे का दाम। एक फैक्ट और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो सर्वाधिक टकसालें थी, सर्वाधिक टकसालें वो अकबर के शासनकाल के दौरान ही थी। अकबर के शासनकाल के दौरान ही थी सर्वाधिक टकसालें। अकबर द्वारा एक सिक्का और चलाया गया था, जलाली सिक्का, जलाली सिक्का, जो कि चांदी से निर्मित होता था, चांदी से निर्मित होता था, चांदी से निर्मित। और दाम जो होता था वो तांबा से निर्मित होता था, ये चांदी से निर्मित होता था और ये सिक्का आयताकार होता था, ये आयताकार होता था। एक सिक्का और था इलाही, इलाही, ये भी अकबर द्वारा चलाया गया था, अकबर द्वारा चलाया गया था। और ये सिक्का ये सिक्का गोलाकार होता था यानी वृत्ताकार होता था। अब देखते हैं जहांगीर के बारे में। तो अपने सिक्कों पर अपनी आकृति अंकित करवाने वाला ये मुगल कालीन शासकों में पहला शासक था। कौन? तो जहांगीर। कुछ सिक्कों पर जहांगीर के साथ नूरजहां का भी नाम अंकित था और हाथ में शराब का प्याला लिए आकृति अंकित करवाने वाला भी पहला मुगल शासक यही था। कौन? तो जहांगीर। और जहांगीर ही तंबाकू पर निषेध लगाने वाला पहला मुगल शासक भी जहांगीर ही था, जहांगीर ही था। और इसने निसार नामक सिक्का चलवाया था। किसने? तो जहांगीर ने। रुपए की सबसे छोटी इकाई अगर मुगल कालीन में हम देखें कि मुगल कालीन में रुपए की सबसे छोटी इकाई कौन होती थी, तो वो सूकी होती थी। रुपए की सबसे, मुगल कालीन प्रशासन में रुपए की सबसे छोटी इकाई सूकी होती थी, सूकी होती थी। मुगल कालीन संगीत एवं चित्रकला को अगर हम देखें तो सबसे पहले देखेंगे अकबर के बारे में। तो तानसेन ये प्रमुख ध्रुपद गायक थे, तानसेन जो है। और इनका जो मकबरा है वो कहाँ पर है तानसेन का? तो वो ग्वालियर में है, ग्वालियर में। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे। ऐसा कहा जाता है कि ये इस तरीके से गाते थे कि इनके जो राग जो आलाप थे उनसे दीप जल उठता था। मूल नाम इनका था रामतनु पांडे। ये भी कई बार पूछा गया है कि तानसेन का मूल नाम क्या था या रामतनु पांडे किनका मूल नाम था। तो ये रामतनु पांडे जो है ये मूल नाम तानसेन का था। अकबर के नवरत्नों में से ये एक थे और अकबर के दरबार से पहले रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में ये रहते थे और इन्हीं रामचंद्र के द्वारा तानसेन को तानसेन की उपाधि दी गई थी। अकबर द्वारा कंठा भरड़वाड़ी बिलास की उपाधि प्रदान की गई थी। अब ये देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसके द्वारा कंठा भरड़वाड़ी बिलास की उपाधि प्रदान की गई थी तानसेन को? तो वो अकबर के द्वारा दी गई थी। और तानसेन की उपाधि तो ये दिए थे रामचंद्र जो कि रीवा के राजा थे। मोहम्मद शाह रंगीला, इसके शासनकाल में ख्याल गायन काफ़ी लोकप्रिय हुआ। औरंगजेब संगीत इस्लाम विरोधी, ये संगीत पर पाबंदी लगा दिया और ये मानता था कि जो संगीत है वो इस्लाम विरोधी है और ये नक्शबंदी संप्रदाय से संबंधित था। नक्शबंदी पिछले वीडियो में हम लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से देखा था।
नक्शबंदी संप्रदाय से संबंधित था और ये नक्शबंदी संप्रदाय काफ़ी कट्टरवादी संप्रदाय माना जाता है। स्वयं एक कुशल बीड़ा वादक था। तो ये भी पूछा है एग्ज़ाम में कि औरंगजेब जो है कि इनमें से निम्नलिखित में से किस वादक यंत्रों में कुशल था, तो वो बीड़ा वादक था। बीड़ा बजाने में काफ़ी ये कुशल था। और अकबर ये नगाड़ा में था। नगाड़ा बजाने में काफ़ी कुशल था। गुलबदन बेगम ये बाबर की पुत्री थी और प्रसिद्ध रचना इनकी जो है वो हुमायूं नामा है, जो कि इनके चाचा थे। बाबर और हुमायूं का इतिहास इसमें लिखा गया है। और मुगल कालीन इतिहास में जो मतलब एकमात्र मुगलों का इतिहास लिखने वाली महिला हम कह सकते हैं कि मुगल कालीन प्रशासन में एकमात्र मुगलों पर इतिहास लिखने वाली महिला कौन थी, तो वो गुलबदन बेगम ही थी। हुमायूं और कामरान के मध्य युद्ध का वर्णन किया गया है इसमें, और ये अकबर के आदेश पर लिखा गया था। अकबर के आदेश पर गुलबदन बेगम ने इसको लिखा था। ये इम्पॉर्टेंट है। लेखक और पुस्तक, इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो निज़ामुद्दीन अहमद, इन्होंने लिखा था तबका-ए अकबरी, तो अहमद अकबरी। अब्बास खां शिरवानी, तारीख़ शेरशाही। हसन निज़ामी, ताजुल मासीर। ख्वांदमीर, कानून हुमायूनी। भीमसेन के द्वारा लिखा गया पुस्तक नुस्खा-ए दिलकुशा। मिर्ज़ा मोहम्मद काजिंद, आलमगीर नामा। गुलाम हुसैन, सियारुल मुतखरीन। मोहम्मद सालेह, आलम सालेह। इनायत खां, शाहजहां नामा। चंद्रभान ब्राह्मण, चहार चमन, तो ये च से याद कर लीजिएगा आप लोग। मोतमिंद खां, इकबाल नामा ए जहांगीरी। फिर यहाँ पे है अब्दुल हमीद लाहौरी, पादशाह नामा के लेखक। अबुल फजल, ये तो फेमस ही है, अकबर नामा। केशवदास रामचंद्रिका, अब यहाँ पर दे देगा और केशव दास के द्वारा रामचंद्रिका, और केशव दास के द्वारा लिखा गया था रसिक प्रिया। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जब ये ऑप्शन देता है रसिक प्रिया तो वहाँ पर देता है रसखान। तो आपको ध्यान देना है, ये नहीं होगा, हमेशा केशव दास ही होगा। तो पिछले वीडियो हम लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से इस चीज़ को समझा है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी ले आएंगे हम लोग आप लोगों के लिए, तो वहाँ पर आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। अब मुगल कालीन चित्रकला को देखें, तो मुगल शैली का प्रारंभकर्ता हुमायूं को माना जाता है। और हुमायूं के चित्रकार यानी हुमायूं के दरबार में कौन कौन से रहते थे चित्रकार, तो मीर सैयद अली और ख्वाजा अबू समद। अकबर के चित्रकार दसवंत और बसावन, ये आत्महत्या कर लिए। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अकबर के दरबार में रहने वाले कौन से चित्रकार ने आत्महत्या की, तो वो दसवंत थे। जहांगीर के दरबार में रहने वाले चित्रकार अबुल हसन, इनको जहांगीर के दौरान नादिर उज जमा की उपाधि दी गई थी, और उस्ताद मंसूर को नादिर उल अस्र की उपाधि दी गई थी। अस्र ये पूछा गया है, इसे कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। हसन को नादिर उज जमा की उपाधि दी गई थी और उस्ताद मंसूर को नादिर उल अस्र की उपाधि दी गई थी। अन्य तथ्य अगर हम देखें जहांगीर से संबंधित, तो मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है किसके काल को, तो जहांगीर के शासन काल को। चित्रकला का ये कुशल पारखी था, यानी इसके दरबार में अबुल हसन, उस्ताद मंसूर जो भी चित्र बनाते थे, तो इतना पारखी था इनके द्वारा बनाए गए चित्रों का, कि बता देता था कि कौन से जो चित्रकार बनाए गए हैं वो कौन सा अंग किस चित्रकार के द्वारा बनाया गया है। साहित्य, तो फारसी, मुगलों की राजभाषा फारसी थी, राजभाषा फारसी। नस्तालिक या फारसी लिपि में लिखा गया एक साहित्य था। तो यहाँ पर ध्यान देना आपको, नस्तालिक कोई पद नहीं है, ये फारसी लिपि है। विदेशी यात्री देखें, तो ट्रेवर्नियर या टेवर्नियर, शाहजहां के शासनकाल में भारत की यात्रा, शाहजहां के शासनकाल में इन्होंने भारत की यात्रा की। पेशे से ये जौहरी था, 6 बार भारत की यात्रा किया, और पुस्तक ट्रेवल्स इन इंडिया इसके द्वारा लिखा गया। तो ये बीपीएससी में काफ़ी फैक्टों को पूछता है, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि 6 बार भारत की यात्रा की, और कभी कभी पेशा भी पूछ लेता है, तो ये पेशे से जौहरी था। मनुची, ये इतावली यात्री था, ये भी पूछा गया है, दे देगा ऑप्शन में कि मनुची पुर्तगाली था,
डच था, फ्रांसीसी था, इतावली था। तो यहाँ पर ध्यान देना आपको, मनुची इतावली था और ये दारा सिकोह की सेवा में तोपची के रूप में काम करता था। बाद में जब दारा सिकोह की मृत्यु हो जाती है तब ये चिकित्सक का पेशा अपना लेता है। स्टोरियो दो मोगोर या मुगल इंडिया, ये एक संस्मरण है। इसका अन्य नाम है 17वीं शताब्दी में भारत का दर्पण, यानी 17वीं शताब्दी से संबंधित जितनी भी घटनाएं थीं उनका विवरण इसमें दिया गया है। अब देखिए मुगल कालीन विविध में, तो हेमू के बारे में देखेंगे। हेमू, इनका नाम था हेमराज। तत्कालीन स्रोतों में नाम बक्काल मिलता है, तो ये भी पूछा गया है कि बक्काल किसका नाम था, तो वह हेमू का था। रेवाड़ी में सोरों का व्यापारी थे ये, और इस्लाम शाह की सेवा में थे। आदिल शाह के समय, यानी आदिल शाह के शासन के समय में सम्मान और इनका कद बढ़ा था। वजीर और सेनापति बनाया गया था इनको। तरगी बेग को परास्त कर विक्रमादित्य विक्रमजीत की उपाधि धारण की। तो देखिए ये भी ध्यान में रखने वाली बात है। विक्रमादित्य जहाँ देखा तो वहाँ पर चंद्रगुप्त, कभी कभी तो चंद्रगुप्त के बारे में लोग लगा देते हैं। तो विक्रमादित्य की उपाधि किस मुगल कालीन शासक, मतलब यहाँ पर मुगल कालीन शासन में विक्रमादित्य की उपाधि, या कह सकते हैं कि मुगल काल में विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी, तो वो हेमू थे। विदेशी यात्रियों का कार्यकाल, हॉकिंस का कार्यकाल है 1608 से 1611 जहांगीर के दरबार में। टॉमस रो 1615 से 1619, मनुची 1653 से 1708, रॉल्फ फिच 1585 से 1586। युद्ध देखें कौन कौन से वर्ष में हुआ था, तो खानवा का युद्ध 1527 बाबर, घाघरा का युद्ध 29, चौसा का युद्ध 39 1539 और सामूगढ़ का युद्ध 1658। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और राणा प्रताप के बीच में हुआ था। बिलग्राम का युद्ध हुमायूं शेरशाह के विरुद्ध हुआ था ये, और खुसरो का विद्रोह जहांगीर। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के विरुद्ध, बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया था। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेता है। इसका हम लोगों ने ट्रिक भी देखा था पिछले वीडियो में, ये घाघरा खानवा का, इससे संबंधित डेट भी हम लोगों ने देख लिया था उसमें। अब यहाँ देखें अमरम, ये विजयनगर में नायकों को राजा द्वारा वेतन के बदले या उनकी अधीनस्थ सेना के रख रखाव के लिए दिया गया विशेष भूखंड था। तो अमरम किससे संबंधित है, तो ये विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ये भी पूछा हुआ, अमरन एक ही शब्द दे करके मिलान वाले में पूछा गया है। और इसका पूरा आप लोग कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा कि क्या था अमरम। मोकामा, ये मराठा शासन में चौथ की आय का 66% मराठा सरदारों को घुड़सवार रखने के लिए दिया जाता था। तो मोकामा भी पूछा किससे संबंधित था, तो ये मराठा शासन से संबंधित था। मिलान में है, क्वेश्चन ले आएंगे आप लोगों के लिए, तो उसमें देखेंगे। सूरत बंदरगाह, अन्य नाम बाबुल मक्का या मक्का द्वार, तो किसको कहा जाता है, तो सूरत बंदरगाह को कहा जाता है बाबुल मक्का या मक्का का द्वार। प्रसिद्ध भारतीय हीरे कोहिनूर, अभी ये चर्चा में चल रहा है, के संबंध में जानकारी देने वाले विदेशी यात्री का नाम है, ट्रेवरनियन ने दिया था। भारतीय व्यापारिक जहाज़ों पर काम करने वाले कर्मचारी का नाम था मोल्लिम, ये भी पूछा गया है बीपीएससी में पूछा गया है ये मोल्लिम, यानी जहाज़ों पर काम करने वाला, उसमें ई था क्योंकि मोल्लिम जहाज़ों पर काम करने वाला कोई कर्मचारी ऐसा कुछ दिया ही नहीं था, तो उसमें ई ऑप्शन था। मोल्लिम तारों तथा सूर्य की स्थिति का पता लगाता था। ऑब्वियसली जब जहाज पे है तो भाई इसको तो पता ही होगा क्योंकि इतना तो पारखी होगा ही। और किसके थ्रू लगाता था, तो गोलाकार यंत्र से। मराठों के होलकर वंश की शासिका थी अहिल्याबाई। मराठा छत्रपति राजा राम की पत्नी का नाम था ताराबाई, ये ध्यान रखिएगा। मराठा छत्रपति राजा राम की पत्नी का नाम था ताराबाई और मराठों के होलकर वंश की शासिका थी अहिल्याबाई। गोंडवाना के हिंदू राज्य की योग्य शासिका थी, तो वो थी दुर्गावती। ये हम लोगों ने देख लिया था गुरु नानक के बारे में। इन सब के बारे में हम लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। यहाँ तो विविध के तौर पर दिया गया है, तो एक बार देख लेते हैं, रिवीजन हो जाएगा। और कुछ एक्स्ट्रा अगर यहाँ पर ऐड किया होगा 1-2 फैक्ट, तो वो भी देख लेंगे हम लोग। तो मराठा राज्य के बारे में यहाँ पर विविध दिया गया है। तो शिवाजी के बारे में देखते हैं। परिचय,
जन्म हुआ था शिवनेरी के दुर्ग में और राजधानी इसकी रायगढ़ थी। राज्याभिषेक बनारस के पंडित विश्वेश्वर द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि बनारस के थे और नाम था इनका विश्वेश्वर। अफजल खां का वध किया गया था शिवाजी के द्वारा। कब किया गया था? तो 1659 ईस्वी में। 1665 ईस्वी में जय सिंह के साथ पुरंदर की संधि की गई थी। 1666 ईस्वी में औरंगजेब के द्वारा आगरा में कैद किए गए थे। ये तो ये भी पूछा हुआ है कि शिवाजी को औरंगजेब के द्वारा कैद करके कहाँ पे रखा गया था? तो वो आगरा में रखा गया था। 1674 ईस्वी में राज्याभिषेक के बाद छत्रपति की उपाधि धारण की थी इन्होंने और 1680 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। शिवाजी के अष्टप्रधान तो या तो सुमंत दे या दबीर दे, तो ये दोनों विदेश मंत्री से संबंधित थे। सेनापति या सरे नौबत, ये सैनिकों की भर्ती, संगठन और रसद का प्रबंध करने वाले होते थे। पंडित राव विद्वानों और धार्मिक कार्यों के लिए अनुदानों का दायित्व निभाना इनके अंडर में होता था। न्यायाधीश, ये शिवाजी का ये न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश भी इसमें होता था अष्टप्रधानों में। तो ये तो खुद न्याय तो खुद शिवाजी ही करते थे। पेशवा राजा का प्रधान होता था। अमात्य या मजमुआदार वित्त एवं राजस्व मंत्री होते थे। वाकिया नवीस या मंत्री राजा के दैनिक कार्यों तथा दरबार के प्रतिदिन की कार्यवाहियों का विवरण रखना इनका काम होता था, वाकिया नवीस का। सचिव या सुरुनवीस ये राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य करते थे। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761। पानीपत का जो तीनों युद्ध है उसका हम लोगों ने ट्रिक भी देखा था। बिहामा बाबर, इब्राहिम लोदी, हेमू, अकबर और मराठा और अहमद शाह अब्दाली। तो तृतीय युद्ध हुआ था 14 जनवरी 1761 में और ये सदाशिव भाऊ यानी मराठा सेना बनाम अहमद शाह अब्दाली जो कि अफगान सेना था, इनके बीच में हुआ था। तत्कालिक कारण क्या थे? तो अहमद शाह अब्दाली द्वारा अपने वायसराय तैमूर शाह के मराठों द्वारा लाहौर से निष्कासन का बदला लेने की इच्छा से ये युद्ध किया गया था। काशीराम पंडित प्रत्यक्षदर्शी थे इस युद्ध के और यह युद्ध मराठों के लिए प्रलयकारी था, इनके द्वारा ये बताया गया है। व्यापारी कूट संदेश देते थे बालाजी बाजीराव को। 2 मोती बिलीन, 22 सोने की मुहरें, लुप्त चांदी तांबे के सिक्के की पूरी गणना नहीं, यानी ये इनका कूट भाषा था। महत्वपूर्ण तथ्य, ये एक एक फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको हल्के में मत लीजिएगा। काफ़ी अच्छे तरीके से प्रॉपर नोट्स बना के इसको बार बार पढ़िएगा, एकदम माइंड में फिट हो जाएगा ये। साहू के प्रतिनिधि के रूप में 1689 से 1700 ईस्वी तक मराठों का नेतृत्व किसने किया था? तो राजा राम ने किया था। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व था ताराबाई के पास। बालाजी विश्वनाथ का पेशवा के पद का कार्यकाल था 1713 से 1720 ईस्वी। 1720 ईस्वी में साहू ने पेशवा नियुक्ति किया किसको? तो बाजीराव प्रथम को। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, द्वितीय नहीं है, यहाँ पे प्रथम है। पेशवा का पद पैतृक किसने बनाया? तो बालाजी बाजीराव के समय ये बनाया गया। संगोली की संधि कब हुई? ये डेट ही पूछ लेता है, तो 1750 ईस्वी में। संवैधानिक क्रांति द्वारा शक्ति छत्रपति के हाथ से पेशवा के हाथ में आने की प्रक्रिया पूरी हुई। संगोली की संधि में ये सारी चीज़ें हुई और मराठा संगठन का वास्तविक नेता पेशवा बना। अब परवर्ती मुगल शासक के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं बहादुर शाह प्रथम, ये इसके बारे में है। अन्य नाम शाह आलम, मूल नाम मुअज्जम। शासनकाल 1707 यानी औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 1712 ईस्वी तक, 1707 से 1712 ईस्वी तक। और अन्य नाम शाह बेखबर खफी खां द्वारा ये दिया गया नाम था। तो ये भी पूछा गया कि शाह बेखबर की उपाधि किसको दी गई थी? तो ये बहादुर शाह प्रथम को दी गई थी। जहांदार शाह के बारे में, शासनकाल कार्य के नितांत अयोग्य,
यानी योग्य शासक नहीं था। शासनकाल अगर हम देखें तो 1712 से 13 ईस्वी तक ही रहा। जुल्फिकार खां की सहायता से गद्दी प्राप्त की इसने और फर्रुख सियर से परास्त हुआ। 1713 ईस्वी में इसकी हत्या कर दी गई। फर्रुख सियर 1717 ईस्वी का फरमान जारी किया गया था इसके द्वारा। अंग्रेजों को 3000 वार्षिक कर देने के बदले बंगाल में बिना अतिरिक्त चुंगी दिए व्यापार करने की अधिकार की पुष्टि इसी के द्वारा की गई थी। मोहम्मद शाह 1719 से 1748 ईस्वी तक शासक रहा। शाहजहां द्वारा बनवाए गए प्रसिद्ध मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि 1717 का फरमान किसके द्वारा जारी किया गया था, तो वो फर्रुख सियर द्वारा जारी किया गया था। नादिर शाह का आक्रमण इसी के काल में हुआ था, जो कि करनाल युद्ध के नाम से हम जानते हैं। और इसमें मुगल सेना परास्त हुई थी। रंगीला के नाम से प्रसिद्ध था, ये मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से प्रसिद्ध था। और हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व स्थापित था इसके शासनकाल में, और ये काफ़ी इसमें मग्न रहता था। शाह आलम द्वितीय कार्यकाल 1759 से 1806 ईस्वी। मूल नाम इसका था अली गौहर। तो अली गौहर किसका मूल नाम था, तो शाह आलम द्वितीय का। दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार इसी के शासनकाल में हुआ था। बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 1857 ईस्वी तक। बिना साम्राज्य का सम्राट इसी को कहा जाता है। और ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्रति माह 1 लाख रुपए पेंशन इसको दिया जाता था लास्ट टाइम पे। और 1862 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। और ये मात्र जो था ये सम्राट ईस्ट इंडिया कंपनी जो था उसका ये पेंशन भोगी बन करके रह गया था। मुगल कालीन विविध, ये सब हम लोगों ने ऊपर पढ़ लिया है। तुलसीदास के बारे में देखें तो जीवन काल 1532 से 1623 ईस्वी। रामचरितमानस अवधी भाषा में रचित है इनके द्वारा। ग्रंथ में अगर प्रमुख ग्रंथ हम देखें तो रामचरितमानस है और विनय पत्रिका। तो ये ध्यान देना आपको, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है, तो वो अवधी भाषा में रचित है। समकालीन शासक जहांगीर और अकबर, ये सुप्रसिद्ध भक्त थे, संत थे, कवि भी थे। और अबुल फजल के आईने अकबरी में इनका नामोल्लेख किया गया है। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है, सिकंदराबाद गांव में। निर्माण की योजना स्वयं अकबर द्वारा किया गया था। विशेषता गुंबद विहीन है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, गुंबद विहीन है। निर्माण कार्य जहांगीर द्वारा भी पूरा करवाया गया था। और 5 मंजिला है ये। प्रत्येक ऊपर की मंजिल नीचे की मंजिल से आकार में छोटी है, ये ध्यान देना आपको। तुलसीदास के बारे में देख लेते हैं। बड़े ग्रंथों में देखें कौन कौन से आते हैं, तो दोहावली, गीतावली, कवितावली, रामचरितमानस और विनय पत्रिका। ये बड़े छोटे याद नहीं रखना आपको, बस ये रखना इनकी रचना कौन कौन सी है। छोटे ग्रंथ में पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी और कृष्ण गीतावली। आगरा का किला अकबर द्वारा निर्मित करवाया गया था। अकबर के प्रधान कारीगर जो कासिम खां था उसकी देखरेख में ये निर्मित हुआ था। तो किसकी देखरेख में निर्मित हुआ था, तो कासिम खां के। कासिम खां कौन था, तो अकबर का प्रधान कारीगर था। किले के अंदर अकबर द्वारा लाल पत्थर निर्मित, ये ध्यान देना लाल पत्थर, कभी कभी देखा यहाँ पर सफ़ेद संगमरमर, लेकिन यहाँ पर लाल पत्थर है, निर्मित 500 से अधिक भवन हैं। और जहांगीरी महल इसी किले के अंदर है। और अकबरी शैली का सर्वप्रथम उदाहरण इसी में देखने को मिलता है। अब देखते हैं रचना और उसके रचनागर। भक्त नामावली किसके द्वारा लिखा गया था, तो ध्रुवदास द्वारा लिखा गया था। भक्तमाल नाभादास। रसिक प्रिया रामचंद्रिका कवि प्रिया केशव दास द्वारा रचित ग्रंथ है, रचना है। और चित्रावली के लेखक रचनाकार उस्मान है। अब महत्वपूर्ण तथ्य में देखते हैं। मजहर जारी करने के बाद अकबर द्वारा धारण की गई उपाधि सुल्तान आदिल या इमाम आदिल। तो ये ध्यान रखना है किसके द्वारा धारण की गई ये उपाधि थी, तो अकबर के द्वारा। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध ग्रंथकर्ताओं में सबसे प्रमुख कश्मीर के मोहम्मद हुसैन को अकबर द्वारा प्रदान की गई उपाधि, तो ये जरी कलम था। तो ये किसके द्वारा, यहाँ से 3 क्वेश्चन बनेंगे कि जरी कलम की उपाधि किसको प्रदान की गई थी, तो अकबर, ये मोहम्मद हुसैन को। दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि अकबर द्वारा प्रदान की गई जरी कलम
की उपाधि दी गई थी मोहम्मद हुसैन को, वो कहाँ के थे? तो वो कश्मीर के थे। तीसरा ये बनेगा कि जरी कलम की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई थी मोहम्मद हुसैन को? तो वो अकबर के द्वारा की गई थी। हरि विजय सूरी को जगत गुरु उपाधि से सम्मानित करने वाले शासक का नाम अकबर ही था। मध्यकाल विविध महत्वपूर्ण तथ्य अगर हम देखें तो अलाउद्दीन खिलजी ने नवीन धर्म चलाने के विचार का त्याग किया। तो ये त्याग किसके कहने पर किया था? तो कोतवाल अलाउल मुल्क की सलाह पर किया था। जब उसने, ये कोटेशन है, किसके बारे में कहा गया है? तो अलाउद्दीन के बारे में कहा गया है। ये ध्यान रखना आप लोग, क्योंकि बीपीएससी में काफ़ी कोटेशन पूछता भी है। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। वह कथन कहा गया था किसके बारे में? तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कहा गया था। और किसने कहा था? तो बर्नी ने कहा था। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बनेंगे आपके कि ये कथन किसके संबंध में कहा गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के। या ये कथन अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में किसके द्वारा कहा गया था? तो ये बर्नी के द्वारा कहा गया था। राजपद के विषय में बलबन के विचार को पुनः जीवित किया किसने? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। शासक और इनके द्वारा किए गए प्रसिद्ध कार्यों को अगर हम देखें तो इल्तुतमिश, चहलगामी अमीर, मोहम्मद तुगलक प्रतीक मुद्रा का प्रचलन करवाया इन्होंने, शेर शाह सड़क आजम का निर्माण करवाया और अकबर आईने दहशाले का निर्माण करवाया था। स्थापत्य और अवस्थिति देखें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अदीना मस्जिद कहाँ पे है? तो ये पंडुआ में है, जो कि, और पंडुआ कहाँ है? तो ये पश्चिम बंगाल में है। लाल दरवाज़ा मस्जिद ये जौनपुर में है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि निम्नलिखित में से लाल दरवाज़ा क्या था? मस्जिद था, स्कूल था, या रहने के लिए लोगों के लिए जो बना जाता सराय खोल था? तो इस तरीके से दे देगा आपको ऑप्शन में, तो ध्यान रखना ये मस्जिद था। दाखिल दरवाज़ा गौंड में है। तीन दरवाज़ा अहमदाबाद में है। भक्ति संत और इनके व्यवसाय, यानी जो भक्ति संत थे इनके व्यवसाय कौन कौन से थे? तो नामदेव ये दर्जी थे, कबीर जो कि जुलाहा थे, रविदास मोची थे और सेना ये नाई थे। भक्ति संत और जीवन काल देखें तो कबीर का जो जीवन काल था वो 1398 से लेकर के 1518 ईस्वी तक था। गुरु नानक 1469 से 1539 तक और चैतन्य 1486 से 1534 तक, मीराबाई 1498 से 1557। शासक और शासनकाल, हालांकि इन सब के बारे में हम लोगों ने देख लिया काफ़ी अच्छे तरीके से। मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल 1325 से 1391 ईस्वी तक था। मारवर्मन कुलशेखर का 1268 से 1310 ईस्वी तक था। और देवराय द्वितीय का 1422 से 1446 ईस्वी तक शासनकाल था। और कृष्णदेव राय का 1509 से 1529 ईस्वी तक शासनकाल रहा था। शासक और इनके स्मारकों के बारे में यहाँ पर दिया है। तो शेर शाह के मकबरे में अष्टभुजीय मकबरे का प्रमाण देखने को मिलता है। बलबन ये सत्य मेहराबी मकबरा है। मोहम्मद आदिल शाह में गोल गुंबद का प्रमाण देखने को मिलता है। और सिकंदर लोदी इसमें दोहरे गुंबद का प्रमाण देखने को मिलता है इनके मकबरे में। जहांगीरी महल, सबसे पहले देखते हैं निर्माता कौन थे इसके, तो वो अकबर। प्रेरणा स्रोत मानसिंह महल ग्वालियर में जो स्थित है वहाँ से लिया गया था। झुकाव हिंदी स्थापत्य कला शैली की ओर काफ़ी झुकाव इसमें देखने को मिलता है। महाप्रभु चैतन्य के बारे में अगर हम देखें तो पिता इनके जो थे वो जगन्नाथ मिश्र थे, माता सची देवी थी। जीवन काल इनका था 1586 ईस्वी से लेकर के 1486 ईस्वी से लेकर के 1534 ईस्वी तक। जन्मस्थल नदिया जिला, और ये नदिया जिला कहाँ पर है? तो ये बंगाल में है। इनके बचपन का नाम निमाई था। तो ये पूछा गया है कि निमाई किसका नाम था? तो ये महाप्रभु चैतन्य का नाम निमाई था। भक्ति आंदोलन के प्रसिद्ध संत थे ये। कृष्ण इनके आराध्य देवता थे। संस्थापक मध्य गौड़ी संप्रदाय के ये संस्थापक थे। मध्यकालीन कवि एवं रचनाएं देखें तो चंदायन किसने लिखा था? तो मुल्ला दाऊद ने। पद्मावती दामोदर कवि।
राग विबोध सोमनाथ और आशिका अमीर खुसरो। वरकरी संप्रदाय मुख्य पीठ पंढरपुर महाराष्ट्र में है ये, पंढरपुर मद्रास में है ये, महाराष्ट्र में है ये, सॉरी महाराष्ट्र में है ये। संस्थापक इसके थे वो ज्ञानेश्वर अग्रगण्य थे। अन्य संत नामदेव तुकाराम, इस संप्रदाय से संबंधित अन्य संत जो थे वो नामदेव तुकाराम थे। विशेषतः इसमें क्या है कि विठोबा की पूजा होती थी इस संप्रदाय में, और इनको विठोबा को कृष्ण के अवतार के रूप में मान्यता दी गई थी। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो 1576 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? तो महाराणा प्रताप बनाम मान सिंह एवं आसफ खां के बीच में हुआ था। हकीम खान सूर ये महाराणा की सेना के अग्रभाग का नेतृत्व करता थे। इस युद्ध का जो परिणाम हुआ था उसमें महाराणा प्रताप की पराजय हुई थी। तो इस प्रकार से मेडाइवल हिस्ट्री ख़त्म हो गया। तो आप लोग जा कर के प्लेलिस्ट में सारा वीडियो देख लीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।